आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पोर्शन, या यूँ कहें कि बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक, जो वो है कि एकदम बिल्कुल बेसिक है। बहुत इसके लिए ज्ञानी होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अपने अगल बगल की चीज़ों को ध्यान देते हो, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे। आज का हमारा अध्याय है बच्चों लाइफ प्रोसेस, यानी बोलते हैं जीवन प्रक्रिया। जीवन प्रक्रिया के लिए किसी स्ट्रीम का स्पेशलाइज्ड होना जरूरी नहीं है। आप सामान्य आदमी हैं, आप अपने आसपास की चीज़ों को देख रहे होंगे, अपने शरीर में जो हलचलें हो रही होंगी वो तो आप जान ही रहे होंगे। नहीं जान रहे होंगे तो भगवान मालिक है आपका, क्योंकि भाई हमारा शरीर है, हमारा यंत्र है, बढ़िया से काम करेगा तभी तो जाके हम क्या कर पाएंगे, इसे अच्छे से देख रेख कर पाएंगे, इसे रख पाएंगे। तो जीवन प्रोसेस, जीवन प्रक्रिया यानी लाइफ प्रोसेस आज हमारा पहला अध्याय है। हर सब्जेक्ट के साथ में एक जीव विज्ञान का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही उपयोगी है आपके दैनिक जीवन में भी। भाई आपका शरीर है तो इसकी पहले चीज़ें समझ लें, कैसे अच्छे से काम करता है, कैसे इसमें दिक्कतें आती हैं, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे पचाएं, कैसे निकालें, सब जानना चाहिए ना। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस, जीवन प्रक्रिया। इसमें हम लोग कई इसमें पॉइंट बनाए हुए हैं, एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे पूरा ये सीधे हुबहू पूछते हैं परीक्षाओं में, और बिना जीव विज्ञान बैकग्राउंड वाले जो छात्र हैं इसमें ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, या कई बार जीव विज्ञान वाले भी जो रिवाइज नहीं करते हैं वो फंस जाते हैं इसमें। हमें फंसना नहीं है, हमें हर सब्जेक्ट के हर सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो बिना देर किए हुए चलिए इसके पॉइंट पे आते हैं, पॉइंटर करते हैं और इसके बाद उसको एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे। तो मैंने लिखा हुआ है फ्रॉम सिंगल, ये जो पूरा अप्लाई होगा ये एक कोशिका से बहुकोशिका के बीच में अप्लाई होगा। बहुकोशिका, मल्टी सेल, कॉम्प्लेक्स सेल। इसका मतलब कि जीवन प्रक्रिया हम देखेंगे कि एक छोटा से छोटा एकदम झिन्नी भर का, रत्ती भर का जो जीव है उसमें भी कैसे जीवन चलता है, और जो बड़ा से बड़ा मोस्ट कॉम्प्लेक्स मोस्ट एडवांस जीव है जैसे कि मनुष्य या हम लोग हैं, इसमें जीवन प्रक्रिया कैसे चलती है। आपको इतनी सारगर्भिता से, इतने सरल तरीके से ये वीडियो नहीं मिलने वाले हैं, कम चैनलों में मिलेंगे, ठीक है। सो इसको बहुत ही फोकस के साथ पेन और कॉपी ले करके लिखिए और इसको नोट करते जाइएगा। चलिए, पहला है न्यूट्रिशन। जीवन जीने के लिए जो सबसे पहली ज़रूरी प्रक्रिया होती है बच्चों, आप जानते हैं कि वो क्या होती है, न्यूट्रिशन होती है। न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। पाचन, पाचन की बात करेंगे तो खाना खाया, खाना खाने के बाद पाचन 5 चरणों में होता है। ये तो एडवांस लेवल की बात है कि 5 चरणों में पाचन की प्रक्रिया, डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। कौन कौन सी होती है, अंतर्ग्रहण होता है, ठीक है, अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, ये सब प्रक्रियाएं हैं। ये आगे पाचन वाले टॉपिक में अलग से बताएंगे, आज एज अ होल है। तो जीवन प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पाचन यानी डाइजेशन। न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन है, डाइजेशन नहीं है। ये 2 तरह का न्यूट्रिशन होता है। पहला क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है कि ये स्वयं से भोजन बनाते हैं, ये स्वयं से भोजन बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि वे जीव जो स्वयं से अपना भोजन बनाएं उन्हें ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स, क्या होते हैं, सभी हरे पौधे। हरे पौधों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हरा होना मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही होगी। कह रहे हैं कि ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया आर एग्जांपल ऑफ क्या, ऑटोट्रॉपिक। स्वयं पोषी होते हैं सारे हरे पौधे, क्या होते हैं, स्वयं पोषी होते हैं, क्योंकि वो एक प्रक्रिया होती है जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया में समस्त पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सूर्य के प्रकाश की मदद से सभी हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं तैयार करते हैं, इसलिए उनको स्वपोषी कहते हैं। इनके अलावा साइनोबैक्टीरिया एक ऐसी बैक्टीरिया होती है जिसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। वो भी अपना भोजन बनाते हैं, तो उन्हें भी किस में रखा जाएगा, ऑटोट्रॉपिक या स्वपोषी में। दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रो मतलब होता है अदर्स, हेट्रो मतलब क्या होता है, अदर्स, और ट्रॉपिक मतलब होता है भोजन। यानी वैसे एनिमल
जो भोजन के लिए दूसरे जानवरों पर निर्भर रहें उन्हें क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक एनिमल बोलते हैं। तो कौन कौन हो जाएंगे? इसमें मैंने एग्जाम्पल से लिखा हुआ है कि इसमें ऑल एनिमल्स, मोस्टली एनिमल्स, बैक्टीरियाज, फंगस, ये सारे क्या होते हैं? ये होते हैं हेटेरोट्रॉपिक्स में। हेटेरोट्रॉपिक्स में दो और डिवीजन है और क्वेश्चन यहीं से आता है। वो नहीं पूछेगा कि स्वयंपोषी मतलब क्या है, इसका भावार्थ बताइए, शब्दार्थ नहीं। वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, आपसे ज़्यादा अनुभवी है और आपसे ज़्यादा क्या है? चालाक है, क्लेवर है। कनिंग नहीं करना सही रहेगा, क्लेवर है। तो उसने क्या लिखा? हेटेरोट्रॉपिक मतलब क्या होता है? परपोषी। परपोषी यानी जो दूसरे पर यानी दूसरे से भोजन प्राप्त करे। अब दूसरे से मतलब क्या? दूसरे से दो तरह का हो सकता है ना, या तो आदमी जिंदा हो या जानवर जिंदा हो या तो जानवर मर गया हो। तो इसका दो ब्रांच करते हैं। पहली ब्रांच है सेप्रोफाइट्स, जिसको क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी। सेप्रोफाइट को बोलते हैं मृतोपजीवी और पैरासाइट को क्या बोलते हैं? परजीवी। वो परपोषी था, ये परजीवी है, ये परजीवी है। यही अंतर है। क्या अंतर है भाई? हेटेरोट्रॉपिक और पैरासिटिक में क्या अंतर है? हेटेरोट्रॉपिक जो है वो पाचन का न्यूट्रिशन पोषण इसको बोलेंगे ना, पोषण। वह पोषण का एक टाइप है हेटेरोट्रॉपिक। उसमें एक सब टाइप क्या है? पैरासाइट। पैरासाइट मतलब क्या होता है कि परजीवी, यानी वो जीवी में दोनों हो सकते हैं, पौधा भी हो सकता है और जंतु भी हो सकता है। मतलब ये या तो मरे हुए पौधे से अपना भोजन ले, या तो और किससे ले? या तो मरे हुए जंतु से अपना भोजन लें। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये या तो मरा हुआ जंतु हो या तो मरा हुआ पौधा हो, उससे लेते हैं। एक तो वो तरीका है और दूसरा है मृतोपजीवी, यानी मरा के बाद सड़ा गला। आपने जो कुछ भी खाद्य हो गया, फल हो गया, सब्जियां हो गया, जानवर हो गया, वो सड़ता है, बदबू करता है, बजबजाता है, यानी उसे क्या बोलेंगे? मृतोपजीवी बोलेंगे। उन पे जो रह करके जो अपना खाना लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, कोई कोई लकड़ी है, सड़ रही है, छाल है, उसके ऊपर क्या उगाता है? फंगस उगाता है, फफूद उगाता है। बारिश के मौसम में ज्यादातर, या कोई चमड़ा है उसके ऊपर फफूद उगाया, तो उसके ऊपर क्या है? वो पैरासाइट है। और मैंने यहाँ पर लिखा है ईस्ट म्यूकर और राइजोपस। ईस्ट म्यूकर और राइजोपस जो फफूदी है उसी का प्रकार है ये सब। लिखा है कि जो डेड और ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड लेते हैं, और ये भी किस फॉर्म में? ये भी लिक्विड फॉर्म में। ये भी लिक्विड फॉर्म में क्या करते हैं? सक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। कहते हैं कि ये मरे हुए कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन चूस लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं सेप्रोफाइट, यानी मृतोपजीवी। मृतोप मतलब मृत पर जो जिंदा रहे, वो क्या कहलाता है? मृतोपजीवी कहलाता है। क्लियर हो गया ना भाई? सबसे पहले हमने डिवीजन किया, दो तरह का न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाए, इसमें सारे हरे पौधे और क्या हो गए? साइनोबैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉपिक में दो सब डिवीजन हुआ, एक हो गया सेप्रोफाइट और दूसरा क्या हो गया? पैरासाइट। तो जो सेप्रोफाइट है वो मरे सड़े गले चीजों से अपना भोजन, जो ऑर्गेनिक फूड डिकेइंग चीजें होते हैं उनमें से अपना भोजन ले लेते हैं। आपने देखा होगा फफूद, ईस्ट म्यूकर और राइजोपस। लेकिन जो मृतोपजीवी है दूसरा, मरे हुए, ये पहला मृतोपजीवी, दूसरा परजीवी। इसमें क्या है? अमरबेल। आपने देखा होगा जब रास्ते से कभी हाईवे से आप गुजर रहे हो, या अपने गांव से जो पगडंडियां निकल के जाती हैं उसमें बबूल के जो जंगली बबूल के पेड़ होते हैं, या कोई भी पेड़ होता है, उस पर आप पीले पीले धागा जैसा लगता है कोई जाल फेंक दिया धागे का, ये वही है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट विच ऑलवेज बीइंग आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशंस, कि जो कस्क्यूटा है वो किसका एग्जाम्पल है? ऐसे ही 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये क्या है? ये पुड़ जो है परजीवी है, पुड़ तना परजीवी है, पुड़ तना परजीवी है। अमरबेल, इसमें भी आगे बताएंगे, ये पुड़ तना परजीवी है। प्लाज्मोडियम, ये तो पौधा था, वो जो है कीटाणु है,
वो किस पे रहता है? वो हमारे रक्त कोशिकाओं को उस पर निर्भर रहता है, उनको जिंदा रक्त कोशिकाओं को चूसता है। यानी इस तरह से वो क्या हो गया, परजीवी। प्लाज्मोडियम क्या करता है? मलेरिया फैलाता है। इसके अलावा अगला है एस्केरिस, एस्केरियसिस होता है। इससे क्या होता है, मानव में, सुअर में ये अपना होस्ट बनाती है, मानव और सुअर को, और ये एस्केरिस है। मैं आपको जब एस्केलमेंथीज पढ़ाऊंगा उसमें मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे चूस शरीर के एक उस पर जो है अपना होस्टोरिया घुसा देगी और वहीं से चूसती रहती है। ठीक है, बाद में इसका इलाज करना जरूरी हो जाता है। अगला है इंट्रोबियस, जिसे पिनवर्म कहते हैं। भाई बच्चे, छोटे बच्चे रात में कहते हैं उन्हें चूना काटता है, वो है क्या? वो इंट्रोबियस ही तो है, या इस पैरासिटिक वाले फॉर्म के वो जानवर है। अगला है टेपवर्म, जिसे फीता क्रिम कहते हैं। फीता क्रिम आपने देखा होगा, गांव गिराव के लोग जानते होंगे, आजकल तो पशु नहीं है, बैल वैल हाँक दिए गए बेचारे, यहाँ वहाँ मंडराते रहे, कोई खाना खिला दिया तो ठीक है, नहीं तो बुचड़ खाने में जाके क्या हो जाते हैं, रेता जाते थे, या फिर कोई गाड़ी आके दबा दे गई। हमारे यहाँ बैलों का तो ऐसे ही समाप्ति हो गया, जब से ट्रैक्टर आया और बैल बेकार हो गए, जबकि उनका काम बहुत है। अगर आप एक बैल रखते हैं तो उससे कई काम कर सकते हैं आप, उससे आप खेत जोत सकते हैं अच्छे से, और नहीं जोतना है तो भाई उससे जो गोबर निकलता है दैट बिकम अ कंपोस्ट, उस कंपोस्ट खाद को खेत में यूज़ करिए और एकदम बढ़िया वाला अनाज पैदा करिए, इसमें कोई बीमारी ना हो। आजकल तो अनाज खा रहे हैं सारा, चाहे दाल हो, चावल हो, गेहूं हो, आटा हो, अनाज हो, गेहूं हो, कोई भी सब्जी हो, उसमें केमिकल मार रहे हैं, सुंदर दिखे, बड़ी दिखे, या कई गुना ज़्यादा उत्पादन हो। उसके चक्कर में क्या होता है, वो जो केमिकल हम सब्जियों में डालते हैं ना, वो केमिकल हमारे शरीर में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, कभी नहीं खत्म होता है वो, उसका कुछ ना कुछ अंश पीपीएम में जाकर के शरीर में रह जाता है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे वैसे हम लंबे समय तक इसका शोषण करेंगे तो क्या होगा, भयंकर बीमारी हो जाएगी शरीर में। तो भाई पशु रखिए, क्या करते हैं, दिन भर इधर उधर घूमते ही तो रहते हैं, या मोबाइल चलाएंगे, उससे बढ़िया कुछ काम कर लीजिए, हाथ पैर चलाइए, शरीर स्वस्थ रहेगी, खेत में कंपोस्ट खाद जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये था कि जो ये टीनिया टेपवर्म है, जो फीता क्रिम है, वो पशुओं के पीठ में आप देखेंगे ना तो वो गिल्टी जैसा पाया जाता है, उसमें से वो खून निकलता रहता है, उसमें अगर खींचे, पहले के लोग खींचते थे तो उसमें से लंबा सा फीता की तरह निकलता था। सुअर में, पशुओं में ये अपना होस्ट बनाता है, और फैसियोला है लीवर फ्लूक जिसे कहते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने न्यूट्रिशन के जो क्लासिफिकेशन थे, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, सेफ्रोफाइट, पैरासिटिक, इनका हमने डिवीजन कर लिया। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं। जीवन प्रक्रिया में पोषण तो एक जरूरी चीज है, दूसरी चीज क्या है, रेस्पिरेशन, श्वसन लेते हैं, अंदर सांस लेना और बाहर निकालना, ये केवल अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन है, इट्स नॉट अ कंप्लीट रेस्पिरेशन। ठीक है, हमें क्या लगता है कि भाई सांस लेना और सांस निकालना यही श्वसन है, लेकिन ये श्वसन नहीं है, ये उसका एक पार्ट है। श्वसन तो ये है कि जो भोज्य पदार्थ है उनका जब ब्रेकडाउन होता है तो उससे जो ऊर्जा निकलती, जो करंट निकलती है, यानी जो एनर्जी निकलती है, वो शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचती है। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अवेलेबल टू ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ बॉडी में डिफाइंड एज द रेस्पिरेशन। मतलब कि ऊर्जा उत्पादन करने की जो प्रक्रिया है वो श्वसन है। वो दो तरह की होती है, एरोबिक और एनारोबिक। यानी मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि एरोबिक और दूसरा क्या है, एनएरोबिक। ठीक है, एरोबिक, एनएरोबिक दो तरह का रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन वह होता है जब हम ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन से एनर्जी प्राप्त करें, यानी जिसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब बिना ऑक्सीजन के अगर श्वसन हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो हम सारे वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा से हम सब श्वसन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव भी होते हैं, हमारे शरीर कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के श्वसन करते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे क्या होता है, ब्लू ग्रीन अलगा, जैसे हो जाता है ईस्ट, ईस्ट मतलब खमीर, जिससे शराब बनती है, वो उनको भी ऑक्सीजन जरूरत नहीं होती है। और क्या होता है बताइए, अरे भाई हम काम करते हैं,
जब काम करते 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 जब आप थक जाते हैं तो आप कहते हैं यार मेरा मसल्स जो है ना वो अब उठ नहीं रहा। मसल ऐसा क्या हो गया कि काम करते करते एकदम से थक गया? इसका मतलब यह है कि मसल्स में क्या जमा हो गया है? लैक्टिक एसिड। ये क्वेश्चन पूछा है, लगातार पूछता, उसका फेवरेट क्वेश्चन है कि काम करते करते मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाए तो क्या है? लैक्टिक एसिड फॉर्म इन द मसल ड्यूरिंग हार्ड वर्क या रिगरस वर्क इज ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इस तरह से अवायवीय श्वसन भी होता है, ईस्ट में होता है, ठीक है, जीवाणुओं में होता है और मसल सेल्स में होता है। और वायवीय श्वसन तो हम जानते ही हैं, तो इसको हम पूरी तरह से बताएंगे किस में? श्वसन वाले अध्याय में बताएंगे। जीवन प्रक्रिया, तीसरी जीवन प्रक्रिया है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जो होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इनसाइड द आवर बॉडी इज नोन एज परिवहन। परिवहन मतलब ये होता है कि भाई अगर कोई जीवन प्रक्रिया है, कोई जिंदा है, तो उसमें क्या होगा, अंदर खाना खाएगा, वो अपने अपने हिसाब से कहाँ कहाँ जाएगा, बड़ी आंत छोटी आंत ऐसे जाते हुए फिर वो मलमूत्र बन के निकल जाता है। ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है। तो हम जो खाना खाते हैं या हम जो भोज्य पदार्थ या जो मटेरियल अंदर लेते हैं वो कहाँ कहाँ कैसे जाता है, ये जीवन प्रक्रिया का हिस्सा है। तो क्या ऐसा भी होता है कि जो एक कोशिका वाले अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम है, उनके शरीर में कैसे होता होगा? भाई एक ही तो सेल है उनकी। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम में अगर आप देखेंगे तो क्या हो गया भाई, पूरी शरीर एक ही कोशिका में है, पूरा काम एक ही कोशिका में है। तो जो फूड मटेरियल बाहर से अंदर आया, ये कैसे आता है? डिफ्यूजन से आता है। एक कोशिका की बात करें, एक कोशिका की बात करेंगे हम, तो जो फूड मटेरियल है वो डिफ्यूजन से आता है और इस तरह से ये शरीर में घूमता है, जहां पे जैसी जरूरत पड़ी वहां पे ये सप्लाई करता है, ठीक है ना। तो ये भी जो प्रोसेस है ये किसका हिस्सा है? परिवहन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये? परिवहन का हिस्सा है। फूड मटेरियल का बॉडी के एक एक जगह पे पहुंचना, उसका उस तरह से प्रयोग करना और अंत में उसी प्रक्रिया से बाहर निकल जाना, चाहे एक कोशिका हो चाहे बहु कोशिका हो, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है। अगला जो टॉपिक है दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब है, क्या लिखा है? रिमूवल ऑफ वेस्ट अनवांटेड, वेस्ट ऑब्लिक अनवांटेड मटेरियल्स आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज क्या? उत्सर्जन, ठीक है, एक्सक्रीशन। कहते हैं कि जो हम चीज़ खाए, जो हम चीज़ पिए, उसका शरीर के विभिन्न भागों से उपयोग होने के बाद जो बचा रहता है या जो बेकार मटेरियल है उसे निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। मतलब क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। अब ये खाने वाले पदार्थ से चाहे मूत्र बन के निकले चाहे मल बन के निकले, ये दोनों किसका हिस्सा है? उत्सर्जन का। चाहे पसीना बन के निकले, चाहे मैल बन के निकले, चाहे मूत्र बन के निकले, चाहे मल बन के निकले, ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? उत्सर्जन कहलाती है। और आप जानते हैं हमारा 2 उत्सर्जी आर्गन है, वैसे कहने को 4 उत्सर्जी आर्गन है। एक तो त्वचा है, दूसरा क्या हो गया? हमारी अमाशय है, तीसरा लीवर है, दूसरा लीवर है, तीसरा अमाशय है जो गुदा द्वार से निकलता है मलमूत्र, और चौथा क्या है? किडनी है। तो इस तरह से हमारे शरीर में किडनी से आपका जो शरीर का खून है उसमें से गंदा पदार्थ छान लिया जाता है और छान करके पेशाब के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। यह भी उत्सर्जन का हिस्सा है। अगला है सेंसेशन यानी संवेदनशीलता। संवेदनशीलता क्या है? भाई आपको किसी ने टच किया, आपको पता चल जाता है कौन सा अंग पे टच हुआ है। आपको किसी ने सुई चुभाई, आप तुरंत उसके खिलाफ रिफ्लेक्स एक्शन देते हो, या आप भी उसको चुभा दोगे। आजकल तो बोले तुम हमको एक चुभाओगे, तुमको 4 चुभा देंगे। ठीक है, गांधी की अहिंसा वाली नीति तो अब नहीं है फॉलो होती इस देश में, गांधी जी की। हालांकि कुछ लोग फॉलो भी करते हैं, अच्छी बात है। सेंसेशन होना चाहिए, आपको हमेशा जागृत रहना चाहिए, ये जीवन प्रक्रिया का हिस्सा है, ठीक है। तो हमेशा जागृत रहना, शरीर का रिस्पॉन्ड करना, ये क्या है? सेंसेशन है, संवेदनशीलता है। और इस कड़ी में आखिरी जो आज का है वो है ग्रोथ। ग्रोथ यानी वृद्धि। ग्रोथ भी बच्चों 2 तरह की होती है। एक एक्सटर्नल ग्रोथ हो जाएगी
और दूसरी क्या हो जाएगी, इंटरनल ग्रोथ हो जाएगी। वृद्धि भी दो तरह की होती है। एक वृद्धि होती है बाह्य वृद्धि। अगर आप निर्जीव की बात करेंगे, जैसे कोई पत्थर है, वो कहीं रखा हुआ है, उस पर जो है धूल कण मिट्टी, बारिश धूल कण मिट्टी होकर के क्या होता है, एक लोथड़ा बना देता है। यानी अगर 10 साल पहले किसी पत्थर को देखने जाएंगे और वहीं मार करके हट जाइए, फिर 10 साल बाद जाइए, तो उसका वजन, आकार, क्षेत्रफल सब बड़ा हो चुका रहता है। ये बाहरी वृद्धि जो होती है निर्जीवों में होती है। और जो आंतरिक वृद्धि होती है, जैसे आप पहले छोटे रहे होंगे, बाबू रहे होंगे, बच्चा रहे होंगे, गोदी में लोगों ने खिलाया होगा, फिर गोदी से उतर करके आपने बकैयाँ खींचना शुरू किया होगा, याद आ रहा है, ज़्यादा अंदर मत जाइए कैरेक्टर में। उसके बाद बकैयाँ के बाद अपने पैरों पे सीधे पोस्चर पे खड़े हुए होंगे, भागना शुरू किए होंगे, आप बड़े हुए होंगे, शरीर का वजन, आकार, लंबाई, क्षमता सब बढ़ी होगी। तो आपकी अंदरूनी वृद्धि थी, इंटरनल ग्रोथ था, आप सजीव हैं। तो सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है, जबकि निर्जीवों में कैसी वृद्धि होती है बच्चों, बाह्य वृद्धि होती है। तो ये बेसिक जो लाइफ प्रोसेस के जो चरण है, पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, चौथा है एक्सक्रीशन, पांचवा है सेंसेशन और छठवां है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इन प्रक्रिया के साथ ही हम लाइफ प्रोसेस को समझ सकते हैं। अगले वाले वीडियो में जीव विज्ञान के हम प्रकाश संश्लेषण को विस्तार में समझाएंगे, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, सुपर टेट हो, लेखपाल हो, दरोगा हो, पीसीएस हो, आईएएस हो, सारी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आता है। उपयोगी लगे तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं, लोगों के बीच में शेयर करते हैं, तो हमारा हौसला बढ़ता है। बाकी इसे गंभीरता से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ले करके इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।